हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और आप बोर्ड परीक्षा की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यह भी आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम शुरू होने में ज्यादा दिन शेष नहीं है और मैं आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अब आज से ही नई सीरीज शुरू कर रहा हूं। मैं आपके लिए इस सीरीज में क्या लेके आऊंगा वो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। देखो, इस सीरीज में मैं आपको प्रयास करूंगा कि सभी 10 जो चैप्टर हैं उनके वन शॉट वीडियो, यानी इन शॉर्ट अगर मैं कहूं कि अगर आप एक चैप्टर को 35 या 40 मिनट में वापस रिवाइज करना चाहते हैं तो किस प्रकार आप मेरे वीडियो की हेल्प से कर सकते हैं। तो मैं प्रयास करूंगा कि कुल 10 चैप्टर के एक एक चैप्टर का सिंगल वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवाऊंगा। सेकंड, हर एक चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थान की पूर्ति वाला वीडियो भी मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। इन शॉर्ट, हर चैप्टर का वन शॉट वीडियो और हर चैप्टर के वस्तुनिष्ठ और रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्नों के वीडियो मैं आपको डेली अवेलेबल करवाऊंगा। यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियो तुरंत मिल जाए। देखो, इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और जो बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बोर्ड एग्जाम में सॉल्यूशन वाला चैप्टर कुल 6 नंबर का आएगा और यदि आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखते हैं तो आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। देखो, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उनको एक बार मैं यहां नोट कर देता हूं, फिर एक एक करके हम टॉपिक को लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे सांद्रता को व्यक्त करना। इसके बाद हम लेंगे हेनरी का नियम। और राउल्ट का नियम। फिर हम लेंगे आदर्श और अनादर्श विलयन। स्त्रीक्वाती मिश्रण। और अणुसंख्य गुणधर्म। प्यारे बच्चों, यदि आपने पूरी साल ऐसे ही व्यर्थ कर दी हैं, अभी तक आपने केमिस्ट्री का के भी नहीं पढ़ा है और आप चाहते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, तो इसके लिए आपके पास जो मेरे वीडियोज हैं वो रामबाण साबित होने वाले हैं। जैसा कि मैंने टॉपिक को यहाँ मेंशन किया है कि सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है आपके सांद्रता को व्यक्त करना। टॉपिक का नाम यही है चैप्टर का, दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन की सांद्रता क्या होती है? विलायक या विलयन के निश्चित भाग में घुले हुए विलय की मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। अब सांद्रता को व्यक्त करने के कई तरीके हैं और सांद्रता पर ही हर एक साल छोड़कर एक साल प्रश्न पक्का पूछा जाता है। इसीलिए आप ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं इसको ध्यानपूर्वक समझे। सांद्रता को व्यक्त करने में सबसे पहले मैं आपको लेके जा रहा हूं, देखो, सांद्रता को व्यक्त करना। वन बाय वन हम टॉपिक ले रहे हैं सांद्रता। अब इस सांद्रता में कई प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी मैं यहां आपको डिटेल से बात कर रहा हूं। जैसे द्रव्यमान प्रतिशत,
आयतन प्रतिशत, और थर्ड द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन परसेंटेज। अब देखो इन तीनों को याद करने का एक ही तरीका है, देखो परसेंटेज है तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर लेंगे विलेय की मात्रा। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप मेरे वीडियोस की हेल्प से अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। ऊपर लेंगे विलेय की मात्रा, डाउन आएगा विलयन की मात्रा, गुणा कर लेंगे 100 से। अगर द्रव्यमान प्रतिशत है तो विलेय की मात्रा और विलयन की मात्रा को ग्राम में लेंगे, आयतन प्रतिशत है तो विलेय की मात्रा विलयन की मात्रा को मिलीलीटर में लेंगे, और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है तो विलेय की मात्रा को ग्राम में और विलयन की मात्रा को हम मिलीलीटर में लेंगे। अब यहां पर सांद्रता से रिलेटेड कई टॉपिक बनते हैं, जैसे मोलरता। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं, और इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, मात्रा हो गया मोल प्रति लीटर, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल M इक्वल टू, ऊपर हम लेंगे विलेय की मात्रा, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए हैं, नीचे हम लेंगे विलेय का अणुभार इनटू विलयन का आयतन। अब यदि विलयन का आयतन लीटर में नहीं है, क्वेश्चन में मिलीलीटर में दिया गया है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 1000 से गुणा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस पर कम से कम 3 से 4 बार बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हुए हैं। विलेय की मात्रा दी जाती है, विलयन का आयतन दिया जाता है और मोलरता पूछी जाती है। जैसे 4 ग्राम NaOH 500 ग्राम 500 मिलीलीटर पानी में घुला है, विलयन की मोलरता ज्ञात करो, तो यहाँ विलेय की मात्रा हो जाएगी 4 ग्राम, NaOH का अनुभार हो जाएगा 40, आयतन 500 मिलीलीटर है, ऊपर 1000 से गुणा कर दो, वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद दूसरा सांद्रता को व्यक्त करने का तरीका है, वो है मोललता। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m में, और ये होती है 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, तो मात्रक हो जाएगा मोल प्रति किलो। मोलरता एक ऐसी सांद्रता की इकाई है जो ताप पर निर्भर नहीं करती, आप इसको दिमाग में बिठा लें। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉल m इक्वल टू, ये भी मोलरता जैसा ही है, विलेय की मात्रा बटा विलेय का अणुभार इनटू, यहां आएगा विलायक का भार। यदि विलेय का भार ग्राम में है तो किलोग्राम में बदलने के लिए ऊपर 1000 से गुणा करेंगे। इस पर भी 2 बार बोर्ड परीक्षा में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हुए हैं, तो दोनों फॉर्मूले को आप अभी से रट लो। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या मोललता, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को बोलते हैं मोलरता। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फिर सांद्रता को व्यक्त करने के जो तरीके हैं, इसमें अपने आता है ppm, पार्ट पर मिलियन, और इसका मतलब होता है, मिलियन का मतलब होता है 10 की घात 6। विलयन के 10 की घात 6 भाग में उपस्थित विलेय की मात्रा पार्ट पर मिलियन कहलाती है, और इसका फॉर्मूला होता है विलेय की मात्रा या विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान विलयन की मात्रा। इसको हम गुणा कर लेंगे 10 की घात 6 से, तो आ जाएगा पार्ट पर मिलियन। जब विलयन की सांद्रता को, या यूं कहें जब विलयन में विलेय की मात्रा बहुत कम हो, तो सांद्रता को ppm से व्यक्त करते हैं, जैसे पानी में घुले हुए फ्लोराइड की मात्रा। ऐसे ही इससे मिलता जुलता ही सांद्रता को व्यक्त करने का तरीका है, वो है मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन, या मोल अंश, भिन्न भी कहते हैं अंश भी कहते हैं। जिस भी घटक की मोल भी निकालनी है उसके लिए फॉर्मूला है विलेय के मोल या
विलय की जगह हम कर लेते हैं जिस अवयव की निकालनी है उसकी बात कर लेते हैं, तो हो जाएगा उस अवयव के मोल बटा मिश्रण के कुल मोल। ये हो जाएगा अपने मोल भिन्न मोल अंश ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो ये सांद्रता से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं जिनको मैंने यहां डिस्कस किया। अब आते हैं हेनरी का नियम। बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में सबसे फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का। लेते हैं निश्चित ताप पर घुली हुई गैस की मात्रा दाब के समानुपाती होती है, और यदि हम वाष्प प्रावस्था की बात करें तो वाष्प प्रावस्था में किसी गैस का आंशिक वाष्प दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, तो मैं लिख रहा हूं निश्चित ताप पर, आप भी नोट करते जाएं, ये फिर आपको कहीं नहीं मिलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक। घुली हुई गैस की मात्रा दाब के समानुपाती होती है, यानी m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, और प्रोपोर्शनलिटी का मार्क हटाएंगे आएगा स्थिरांक k इंटू p। और वाष्प प्रावस्था में बात करें तो वाष्प प्रावस्था में किसी गैस का आंशिक वाष्प दाब p ये उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होती है, यानी x ऑफ गैस। यहाँ x गैस क्या है, गैस की मोल भिन्न। समानुपाती का निशान हटाएंगे तो p इक्वल टू आ जाएगा KH इंटू x गैस। ये हेनरी के नियम का गणितीय रूप है जहां पर KH हेनरी स्थिरांक है। ये हो गया अपने हेनरी का नियम। अब हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग में जैसे जैसे दाब बढ़ता है वैसे वैसे गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती है, इसीलिए शीतल पेय पदार्थों में बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है ताकि विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक घुल सके। और ये आप नोट करते जाएं एनोक्सिया। जैसे जैसे पर्वतोराई ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे ऊंचाई पर वाष्प दाब कम होने लगता है, परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन भी उनके रक्त में कम होने लगती है, जिसके कारण पर्वतारोही स्पष्टतया सोच नहीं पाते। इस कंडीशन को एनोक्सिया बोलते हैं। नंबर 2 हेनरी के नियम से रिलेटेड है बैंड्स। जब समुद्री गोताखोर समुद्र में गोता लगाता है तो उसको उच्च दाब वाली वायु से श्वास लेना पड़ता है। उसके पास एक पीछे सिलेंडर होता है जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस भरी होती है। उच्च दाब पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस की विलेयता अधिक होने के कारण यह गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, इसीलिए उसे दर्द होता है। इससे राहत पाने के लिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर में अल्प मात्रा में हीलियम गैस भर दी जाती है। हीलियम गैस नाइट्रोजन ऑक्सीजन की विलेयता को कम कर देती है। हेनरी के नियम के अगर हम सीमाओं की बात करें तो ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, दाब बहुत ज्यादा अधिक नहीं होना चाहिए, और गैस की विलेयता विलायक में कम होनी चाहिए। तो ये हमने बात की हेनरी के नियम की। टॉपिक बहुत इजी है, इजी वे में समझा रहा हूं। हाँ, ये जरूर है कि जो गिने चुने टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं की मैं यहां बात करूंगा, और अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आते हैं अपने राउल्ट के नियम पर। राउल्ट के नियम दो प्रकार के हैं, एक वाष्पशील विलय युक्त विलयन का, दो ऐसा विलयन जिसमें विलय अवाष्पशील हो। तो पहला, किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसकी मोल भिन्न के बराबर होता है। सेकंड, जब विलय अवाष्पशील हो तो अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है, क्योंकि कुल वाष्प दाब विलय और विलायक के वाष्प दाब का योग होता है। क्योंकि विलय अवाष्पशील है तो उसकी वाष्प नहीं बनेगी, विलयन का कुल वाष्प दाब ही विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। तो दोनों नियम में लिख रहा हूं, किसी वाष्पशील अवयव का
आंशिक वाष्प दाब, ये आंशिक भी क्या है, बिंदी हटाते ही कुछ और मीनिंग लग जाता है, बिंदी हटाओ कुछ और। हाँ, आंशिक बनो तो केमिस्ट्री की बनना, आंशिक वाष्प दाब उसकी मोल बिन के समानुपाती होता है। और सेकंड, ए वाष्पशील विलय युक्त विलयन का कुल वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है। ये हो गए राउल्ट के नियम। अब आते हैं सीधा अपने आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर, आदर्श और अनादर्श विलयन पर। आदर्श और अनादर्श विलयन। देखो, वह विलयन है जो ताप व दाब की सभी परसों में राउल्ट के नियम की पालना करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। जो पालना नहीं करते, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो जो ताप व सांद्रता की सभी परसों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे ब्रोमोएथेन, आयोडोएथेन, बेंजीन, टोलुइन, एथेनॉल, मेथेनॉल, जो सिमिलर हैं वो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। इनमें आयतन में परिवर्तन शून्य होता है, एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य होता है, और विलय और विलायक के मध्य पहले जो अंतर आणविक अनोन्य क्रिया है वो बाद में भी उतनी होती है जितनी पहले होती है। जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते उसको हम बोलते हैं अनादर्श विलयन। ये दो प्रकार के होते हैं, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन वाले और राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन वाले। जो विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं उनका वाष्प दाब अधिक हो जाता है। विलय और विलायक को मिलाने के बाद जो अन्योन्य क्रिया है वो पहले की तुलना में कम हो जाती है, इसीलिए वाष्प दाब अधिक हो जाता है लेकिन क्वथनांक घट जाता है। अगर इसमें ये बात करें एग्जाम्पल की तो एल्कोहल, मेथेनॉल और वाटर, एथेनॉल और वाटर, एसीटोन और एथेनॉल। इसमें क्या होता है, मेथेनॉल एथेनॉल अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध होते हैं जिसके मध्य जल के अणु आ जाते हैं, इसीलिए अनोन्य क्रिया पहले की तुलना में कम हो जाती है। ऋणात्मक विचलन वाले विलयनों में वाष्प दाब कम हो जाता है क्योंकि विलय और विलायक के मध्य हाइड्रोजन बंध प्रभावी हो जाते हैं, इसीलिए अधिक ताप पर गर्म करने पर वाष्प बनती है अर्थात वाष्प दाब कम हो जाता है। तो इसके एग्जांपल में जैसे एसिड, वाटर, जितने भी एसिड हैं उनके साथ वाटर का मिश्रण, H2SO4 के साथ वाटर का मिश्रण, क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन का मिश्रण, इसमें क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के मध्य हाइड्रोजन बंध प्रभावी हो जाते हैं जिसके कारण विलियन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। मैं एक बार 1 सेकंड के लिए रुक रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हो, फिर मैं बोर्ड को इरेज कर रहा हूं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और वो है स्थिर क्वाथी मिश्रण।
दो घटकों का ऐसा मिश्रण है जिसका वाष्प व द्रव अवस्था में संगठन समान हो तथा जो निश्चित ताप पर उबलते हैं उसको हम बोलते हैं स्थिरक्वाती मिश्रण। जैसे एथेनॉल और पानी का मिश्रण, नाइट्रिक एसिड और पानी का मिश्रण। स्थिरक्वाती मिश्रण के घटकों को परबाजी आसवन विधि से पृथक नहीं कर सकते क्योंकि ये एक ही ताप पर उबलते हैं, इसीलिए हमें इनका मिश्रण प्राप्त होता है, ना कि शुद्ध अवयव। जैसे यदि आप एथिल अल्कोहल और वाटर में से वाटर को रिमूव करना चाहते हैं तो 95% ही एथेनॉल हम शुद्ध कर सकते हैं, उसमें 5% वाटर रहेगा, क्योंकि जब वाटर और एथेनॉल का रेशियो 95% एथेनॉल और 5% वाटर रहता है तो वे दोनों मिलकर स्थिरक्वाती मिश्रण बना लेते हैं और उसके बाद दोनों को अलग करना संभव नहीं होता है। तो स्थिरक्वाती मिश्रण में अपने क्या हो जाएगा, डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। दो घटकों का ऐसा मिश्रण जिसका द्रव्य वाष्प अवस्था में संगठन समान हो, वह निश्चित ताप पर उबलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, स्थिरक्वाती मिश्रण। स्थिरक्वाती मिश्रण के घटकों को परवाजी आसवन से अलग नहीं कर सकते, ये लाइन आप नोट कर लें। इसके बाद आता है अणुसंख्यक गुणधर्म। विलयन के वह गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनकी प्रकृति पर, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जितने भी अणुसंख्यक गुणधर्म हैं उनको मैं एक एक करके, जो आपको याद करने के लायक चीज है वो मैं आपको बताऊंगा। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है, विलय विलयन के वह गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि प्रकृति पर, उसको हम क्या बोलेंगे, अणुसंख्यक गुणधर्म। जैसे नंबर 1, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। इस पर नंबरिकल क्वेश्चन बनते हैं, वो आप देख सकते हैं। नंबर 2, क्वथनांक का उन्नयन। देखो यहां कहानी क्या है, जब हम अवाष्पशील विलय को वाष्पशील विलायक में मिलाते हैं तो बनने वाले विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, क्योंकि वाष्प दाब एक सतही प्रक्रिया है और सतह पर कुछ भाग अवाष्पशील विलय के अणु घेर लेते हैं, जिसके कारण वाष्प पहले की तुलना में कम बनती है। अब जब हम क्वथनांक के उन्नयन की बात करते हैं तो क्वथनांक होता है वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, क्वथनांक कहलाता है। जब अवाष्पशील विलय को वाष्पशील विलायक में मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। विलयन के वाष्प दाब को विलायक के वाष्प दाब के बराबर करने के लिए विलयन को अधिक ताप पर गर्म करते हैं, जिससे विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसे ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। लिख देता हूं, अवाष्पशील विलय को वाष्पशील विलायक में मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। विलयन का वाष्प दाब
विलायक के बराबर करने के लिए, अब वाष्प दाब बढ़ाने का एक ही तरीका है कि उसको अधिक ताप पर गर्म करो, विलयन को अधिक ताप पर गर्म करते हैं। अब विलयन को जब अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो विलयन का वाष्प दाब अधिक हो जाएगा, सॉरी क्वथनांक, अतः विलयन का क्वथनांक अधिक हो जाता है और इसे क्या बोलते हैं, क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन एक अनुषंगीय गुणधर्म है, तो क्वथनांक में जो उन्नयन है डेल्टा टी बी, ये समानुपाती होगा मोलविन के, और समानुपाती का निशान हटाएंगे, ये बी है, तो एक स्थिरांक आएगा के बी इंटू एम। ये के बी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। के बी की यूनिट भी पूछी जाती है, तो के बी की यूनिट हो जाएगी के बी बराबर डेल्टा टी बी अपॉन एम। डेल्टा टी बी टेम्परेचर है, ये किस में होगा, केल्विन में, और एम ये है मोललता, ये होती है मोल प्रति किलो, तो ये मोल प्रति किलो क्योंकि नीचे है तो ऊपर आएगी तो मोल हो जाएगा इनवर्स, और किलो इनवर्स से किलो हो जाएगा, तो ये यूनिट हो जाएगी अपने केबी की, मोलल उन्नयन स्थिरांक की केल्विन मोल इनवर्स किलो, और यही मोलल अवनमन स्थिरांक की होती है। तीसरा जो अनुषंगीय गुणधर्म है वो हम ले रहे हैं हिमांक का अवनमन। देखो कहानी यही चलेगी, जब अवाष्पशील विलय को वाष्पशील विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। अब यदि हम विलयन को ठोस में बदलें तो विलयन विलायक की तुलना में कम ताप पर जमता है, अर्थात विलयन का हिमांक कम हो जाता है, इसे ही हिमांक का अवनमन कहते हैं। हिमांक में अवनमन भी एक अनुषंगीय गुणधर्म है, तो ये जो डेल्टा टी एफ है, एफ फॉर फ्रीजिंग, ये भी मोललता के समानुपाती होगा। समानुपाती का निशान हटाएंगे तो आएगा एक स्थिरांक के एफ, ये के एफ क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक, के बी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब जो मैं नंबर 4 अनुषंगीय गुणधर्म पढ़ा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, वृहद अणुओं का अणुभार ज्ञात करने के लिए परासरण दाब विधि ही उपयुक्त होती है। सबसे पहले परासरण क्या होता है, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा प्रवाह। तो परासरण क्या होता है, देखो विलय नहीं है, सॉरी विलय नहीं है, विलायक है, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाह होगा, लेकिन किसके थ्रू, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा प्रवाह। क्या कहलाएगा, परासरण। अर्धपारगम्य झिल्ली सामान्यतः सेलुलोज एसीटेट और सेलोफेन की बनी होती है। परासरण दाब क्या होता है, विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जा रहे हैं और हम चाहें कि ये और अधिक नहीं जाए तो हमें बाहर से परासरण से अधिक बाह्य दाब लगाना पड़ेगा, उसी को हम बोलेंगे परासरण दाब। तो ये क्या है, परासरण दाब, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया बाह्य दाब क्या कहलाएगा, परासरण दाब। परासरण दाब पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। परासरण दाब का फॉर्मूला है पाई बराबर सी गुणा आर गुणा टी। सी है सांद्रता, सांद्रता होती है विलय के मोल बटा आयतन, मोल क्या होते हैं, मात्रा बटा अणुभार,
ये तीन फॉर्मूले आप याद रखें, पाई बराबर सी आर टी, एन अपॉन वी आर टी, डब्ल्यू अपॉन एम वी इंटू आर टी। डब्ल्यू विलय की मात्रा, एम विलय का अनुभार, वी विलयन का आयतन, आर गैस स्थिरांक, टी टेम्परेचर। आर की वैल्यू है 0.0821 रखनी है। टेम्परेचर अगर डिग्री सेंटीग्रेड में रखा है तो आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हुए हैं तो आप इसका विशेष ध्यान रखें तीनों फॉर्मूले का। अब परासरण दाब से संबंधित है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिवर्स ऑस्मोसिस, प्रतिलोम परासरण। अब देखो, यदि हम विलयन पर परासरण दाब से अधिक बाह्य दाब लगा दें, जितना परासरण दाब है उससे ज्यादा बाह्य दाब लगा दें तो परासरण की क्रिया विपरीत हो जाएगी। अभी क्या हो रहा था, विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जा रहे थे। अब क्या होगा, विलायक के अणु पहले कहां जा रहे थे, विलयन में जा रहे थे। अब विलायक के अणु विलयन में से जाएंगे। पहले परासरण के कारण जो विलायक के अणु थे वो विलयन में जा रहे थे। अब क्या होगा, जब अतिरिक्त बाह्य दाब लगाएंगे तो विलायक के अणु विलयन से बाहर निकलेंगे। पहले विलयन के अंदर जा रहे थे, अब विलयन से बाहर जाएंगे। तो परासरण दाब से अधिक बाह्य दाब लगाने पर परासरण की क्रिया विपरीत हो जाती है। ठीक विपरीत, पहले की तुलना में उल्टी, अर्थात विलायक अणु विलयन से पारगमन करते हैं। और जो परासरण दाब प्रतिलोम परासरण है, इसका उपयोग होता है समुद्री जल के विलवणीकरण में। समुद्री जल के विलवणीकरण में इसमें क्या होगा, हम बाह्य दाब बहुत ज्यादा लगा देंगे तो समुद्री जल जो है इसमें शुद्ध जल के अणु, यानी समुद्री जल जो है वो एक विलयन है। जब बाह्य दाब अधिक लगा देंगे उसमें से विलायक के अणु बाहर निकलेंगे तो दूसरी तरफ हमें शुद्ध जल मिल जाएगा। सपोज करो ये अपना ऐसा एक रिवर्स ऑस्मोसिस का उपकरण है, यहां से हम इस साइड से लगा रहे हैं बाह्य दाब P, यहां है इस साइड समुद्री जल और इस तरफ है शुद्ध जल, और ये बीच में क्या है, अर्धवार्गीय में झिल्ली। तो क्या होगा, समुद्री जल में केवल जो शुद्ध विलायक हैं जल के अणु वो इस तरफ जाएंगे। पहले परासरण के कारण शुद्ध जल से समुद्री जल में जा रहे थे, लेकिन जब बाह्य दाब अधिक लगा दिया तो अब विलायक के अणु विलयन से बाहर निकलेंगे अर्धवार्गीय में झिल्ली के द्वारा, और इस साइड हमें शुद्ध जल प्राप्त हो जाएगा। तो यह है प्रतिलोम परासरण। एक है असामान्य मोलर द्रव्यमान। ऐसा मोलर द्रव्यमान जो सामान्य मान की तुलना में कम या अधिक प्राप्त हो, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। और यहां पर जो लास्ट इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वांट हॉफ गुणांक। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। वांट हॉफ गुणांक द्वारा हम विलय के संगुणन या वियोजन को प्रदर्शित करते हैं। ये आई जो है इसका फॉर्मूला होता है संगुणन या वियोजन के बाद अणु अपॉन संगुणन या वियोजन से पहले अणु। जैसे बेंजीन को एथेनोइक अम्ल को बेंजीन में घोलने पर उसका अणुभार दुगुना हो जाता है, क्योंकि एथेनोइक अम्ल बेंजीन में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर डाइमर का निर्माण कर लेते हैं। उस कंडीशन में संगुणन के बाद वो एक हो जाते हैं, पहले कितने थे, दो। तो वांट ऑफ गुणांक कितना हो जाएगा, 1/2। वांट ऑफ गुणांक का मान प्रबल विद्युत अपघट्यों से प्राप्त आयनों की संख्या पर निर्भर करता है।
जैसे अगर मैं कहूं KCl, NaCl, MgCl2, AlCl3, Al2SO4 का होल थ्राइस, इसका वांट ऑफ गुणांक कितना होगा? तो KCl में एक पोटेशियम एक Cl, दो आयन तो दो, NaCl का दो, MgCl2 में एक मैग्नीशियम आयन दो क्लोराइड आयन, वांट ऑफ गुणांक तीन, एल्यूमिनियम क्लोराइड में एक एल्यूमिनियम तीन क्लोरीन, वांट ऑफ गुणांक चार, एल्यूमिनियम सल्फेट में दो एल्यूमिनियम तीन सल्फेट, वांट ऑफ गुणांक का मान कितना है? 5। और यूरिया, ग्लूकोज, खाने वाली शक्कर यानी सुक्रोज, ये अन आयनित रहते हैं, इनके वांट ऑफ गुणांक का मान 1 ही होगा। ये बाद में और पहले ना तो संगुणित होते हैं और ना ही वियोजित होते हैं। अब देखो, वांट ऑफ गुणांक के आधार पर यह पूछा जा सकता है कि आपको अलग अलग प्रकार के विलयन दिए जाएं और पूछा जाए कि क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो जिस विलयन का वांट ऑफ गुणांक जितना अधिक होगा उसका क्वथनांक उतना ही अधिक होगा। जैसे अगर कहें कि KCl और MgCl2 और AlCl3 में क्वथनांक किसका ज्यादा होगा, तो हम कहेंगे AlCl3 का वांट ऑफ गुणांक 4 है, इसका सबसे ज्यादा होगा। MgCl2 का वांट ऑफ गुणांक 3 है, इसका एल्यूमिनियम क्लोराइड से कम होगा। सबसे कम किसका होगा? पोटेशियम क्लोराइड का। तो जिसके वांट ऑफ गुणांक का मान अधिक है उसका क्वथनांक उतना ही अधिक होगा। सेकंड, जिसका वांट ऑफ गुणांक अधिक है उसका हिमांक उतना ही कम होगा, क्योंकि देखो जितने भी अणुसंख्यक गुणधर्म है ये विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करेंगे। कण जितने ज्यादा यानी आयन जितने ज्यादा क्वथनांक उतना ही ज्यादा, और कण जितने ज्यादा हिमांक उतना ही कम, क्योंकि ये हिमांक का अवनमन है। और जितने आयन ज्यादा, वांट ऑफ गुणांक का मान जितना ज्यादा, परासरण दाब उतना ही ज्यादा होगा। ये आप बात विशेष रूप से ध्यान रखें। परासरण दाब, हालांकि अगर परासरण दाब का फॉर्मूला मैं लिखूं तो एक फॉर्मूला ये भी है, पाई इक्वल टू आई गुणा CRT। ये आई क्या है? वांट ऑफ गुणांक। तो ये वांट ऑफ गुणांक पर डिपेंड करता है और सेकंड किस पर डिपेंड करता है? सांद्रता पर। यदि वांट ऑफ गुणांक का मान समान है तो उस कंडीशन में आप देखें कि सांद्रता किसकी ज्यादा है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिखूं, 0.2 m ग्लूकोज और 0.1 m यूरिया, कहा जाए कि किसका परासरण दाब अधिक होगा, तो देखो ग्लूकोज और यूरिया दोनों अनायनित रहते हैं, तो दोनों के वांट ऑफ गुणांक का मान एक ही रहेगा, पहले भी एक बाद में भी एक। अब सांद्रता की बात करें तो यूरिया 0.1 m है, ये ग्लूकोज 0.2 m है, तो ग्लूकोज की सांद्रता ज्यादा है तो इसका परासरण दाब भी ज्यादा होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको विलयन वाला चैप्टर जो 6 अंक का है, इसमें पूरे के पूरे चैप्टर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बनते हैं वो आपके सामने मैंने आपको समझाए हैं। और पहले वाले बोर्ड का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। जैसे लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी थी, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये संजीवनी बूटी है। और यदि आपको जो वीडियो मैं आपके लिए अवेलेबल करवा रहा हूं, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोज को शेयर करें, ताकि मैं और ऐसे अलावा जो टॉपिक हैं, क्योंकि ये तो अभी एक ही चैप्टर हुआ है, अगले चैप्टर के ऐसे ही वीडियोज अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि मुझे ये लगे कि बच्चे पढ़ रहे हैं और उनके लिए फायदेमंद है। अन्यथा वीडियो बनाने का कोई पर्पज अगर नहीं रहता है तो मेरी भी मेहनत बेकार है, आपका समय भी खराब जाएगा। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही और यूजफुल वीडियोज के साथ। धन्यवाद।